ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रुझान आना लगातार जारी है क्योंकि काउंटिंग लगातार चल रही है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट साझा कर देते हैं। हरियाणा से रुझानों को लेकर बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है। हरियाणा में बीजेपी 48 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 36 सीटों से आगे चल रही है। हरियाणा में ये आंकड़ा तेजी से बदल रहा है, तो शाम तक देखना यह होगा कि क्या ये आंकड़ा, जो रुझानों का आंकड़ा है वो परिणामों में तब्दील होता है या फिर जैसे कांग्रेस कह रही है वैसा होता है कि बदलाव होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की भी 90 सीटें हैं उन पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में एनसी कांग्रेस गठबंधन आगे, एनसी कांग्रेस गठबंधन 52 सीटों से आगे है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी 28 सीटों पर आगे है। पीडीपी की 2 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, भाजपा से शिवम शुक्ला जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी जुड़े हुए। एक बार फिर से मैं राजेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आप जरा एक एक जगह की बात करिएगा। पहले हम हरियाणा की बात कर लें, क्योंकि बीजेपी कह रही है हमने किसानों के लिए बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन अगर हम जब प्रदर्शन की बात करें तो बहुत सारे किसान वहां से आए थे और कांग्रेस का ये कहना कि कुछ भी नहीं किया। और ऐसे में अगर मैं आपकी मैं टिप्पणी इस पर लूंगी, इस बीच हम और तस्वीरें भी साझा कर देते हैं। जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कहा है कि बीजेपी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अगर इस तरीके का आई एम श्योर उनको कोई रिपोर्ट मिल रही होगी, और क्योंकि स्लो काउंटिंग भी बहुत चल रही है, जो नतीजे भी आ रहे हैं दे आर चेंजिंग और काफ़ी स्विंग्स भी हो रही है, तो इसलिए मैं इसको फाइनल आउटकम नहीं देख रही हूँ। रिजल्ट आते आते पता चलेगा, पर अगर इस तरीके का दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन कमीशन मशीनरी है, जिनको एक इंडिपेंडेंट चुनाव, फियरलेस जो चुनाव होते हैं, फियर फ्री हो और आई वुड से फेयर हो, ये होना ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स वर्थ लुकिंग एट कि अगर हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो कौन दबाव डाल रहा है, क्यों इस तरीके की मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं। पर जो भी होगा अब जनता के सामने आ ही जाएगा कुछ घंटों में। मैम, स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करा है और कहा मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया। वो अपनी पार्टी के अंदर ही बात कर लें इस बारे में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी से वो खुद हैं, आम आदमी पार्टी पे ट्विटर पे आरोप लगा रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी इनकी पार्टी के जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, शी विल एक्सप्रेस इट इन द फोरम शी शुड बी रादर। आप हर सवाल का बेबाकी से जवाब दीजिए, इस सवाल का भी जवाब जरूर दे दीजिएगा। आज आपकी पिताजी से बात की क्या ये वाले जी? आवाज आज आपकी बात हुई है हुड्डा जी से फोन पर? जी, तो नतीजे वाला दिन है, बड़ा दिन है आज। हाँ जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आज आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी तो आप लोगों से ही बात हो रही है अभी सुबह से मीडिया से ही। तो आपने कहा कि आप कांग्रेस तो एक टीम की तरह लड़ती है, जी जी चुनाव में जाती है। आखिरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कब आपकी फोन पर बात हुई थी या आमने सामने रूबरू हुए थे? अभी थोड़े दिन पहले ही ना, जब हम कैंपेन कर रहे थे साथ में, ज्यादा दिन तो नहीं हुए। क्या वाकई में दूरी है क्या आपके और हुड्डा जी के बीच में? नहीं, देखो पार्टी के सिपाही हैं, इसमें दूरी नजदीकी का कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। ठीक है शैलजा जी, अगर बात करें कि इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ, कुमारी शैलजा के कितने समर्थकों को टिकट मिला? नहीं, ये देखो, सब मेरे समर्थक हैं और सब कांग्रेस के समर्थक हैं। जो कांग्रेस के हैं वो सभी मेरे समर्थक हैं। टिकट बंटवारे पर कोई नाराजगी नहीं थी आपकी? देखो, नाराजगी ये कुछ नहीं होती, उम्मीदें होती हैं। अब एक एक सीट पर 80 लोग कम से कम टिकट मांग रहे थे, तो इसमें नाराजगी की बात नहीं होती। मिलती तो एक को है और वो कांग्रेस का उम्मीदवार होता है और उसके लिए हम सब काम करते हैं। जी, थैंक यू। कांग्रेस ने अपना कोई घोषित नहीं किया, तो हम क्या माने किसके चेहरे पर हरियाणा में कांग्रेस सबने मिलकर लड़ा। ऑपोजिट पर जाएगा, हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी कौन ले? ऑपोजिशन में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाता ऑपोजिशन में। जी, ओके, थैंक यू। मैम लगा थैंक यू। एक लास्ट सवाल मैम, राजेंद्र अगल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि बीच में हम जो बाइट्स हैं वो भी सुनवा रहे हैं दर्शकों को। सवाल यही कि हरियाणा में जो मुद्दे उठे, बीजेपी का कहना हमने काम किया है लेकिन कांग्रेस उसके उलट कह रही है कि कोई विकास नहीं किया। हालांकि जो रुझान है वो तो बीजेपी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। तो आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं, जो रुझान आ रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ इस बात को कि चुनाव पूरा एक मैनेजमेंट है और चुनाव को मैनेज करके किस तरीके से चुनाव जीता जाता है ये अच्छी तरह दोनों दल जानते हैं। परंतु इसमें ये 19-20 कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन किस मैनेजमेंट से चुनाव लड़ता है। निश्चित रूप से जो सत्ता में रहता है वो अपना एक मैनेजमेंट वहां पर बनाता है और मैनेजमेंट के हिसाब से चुनाव लड़ता है। और कांग्रेस अपना धर्म पूरा कर रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और बीजेपी अपना रास्ता साफ कर रही है कि हमारा विकास और हमने जिस तरीके से काम किया उसी के ये परिणाम है। पर जैसा मैं ये समझ रहा हूं अभी कि वहां पर काउंटिंग बहुत स्लो चल रही है, बहुत रुझान भी बड़े उटपटांग से हो सकते हैं। क्या होगा, किस जगह पर ऊट करवट बैठेगा, अभी कुछ घंटों में जैसा लोगों ने बताया है उस तरीके से कुछ घंटों में रिजल्ट भी आपके सामने होगा। पर अब ये एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना और टीका टिप्पणी करने का सवाल तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर हमेशा ये चलता रहता है। चुनाव जो है एक मैनेजमेंट है, मैं जो समझ रहा हूँ, और चुनाव को मैनेजमेंट को फिर मैं आपको गौर कर रहा हूँ। सर, मैं आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ रोक रहे हैं। कुमारी सैलजा कुछ कह रही हैं, एक बार वो सुनवा देते हैं। संयम रखें, नतीजे आते हैं उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं, कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो ज़रूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50+ है नाम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर एरियाज की देखें तो वहाँ पर प्राइमा फेसी कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर रही है, कैसे देखती हैं? दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल, और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी भी मैम उम्मीद है सुबह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। कुमारी सैलजा को सुन रहे थे आप, जहां वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आई हैं। जो रुझान का आंकड़ा सामने आ रहा है उसको कहते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, आप बात पूरी करिएगा, लेकिन एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं शैलेंद्र जी और शिवम जी से ले लेती हूँ। शैलेंद्र जी, हरियाणा को लेकर तो जो आश्वासन था, कांग्रेस की ओर से आश्वस्तता नजर आ रही थी, वो अब खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जरूर हम बात कर लेते हैं। अगर सरकार बनती है तो बड़े बदलाव की बात कही गई, और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि 370 को वापस लाने की बात कही गई है कांग्रेस की ओर से। तो क्या क्या देखा जा सकता है? के बाद जो वहां के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो वो सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे, वो निश्चित रूप से कश्मीर के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए और आम लोगों की, जो वहां के आम नागरिक है उनकी भलाई के लिए वो सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है, वहां के लोगों ने उनको चुना है। निश्चित रूप से जो आप बार बार हरियाणा की जो आप बात बता रहे थे, अभी आपने जो रिपोर्ट्स बताई हैं उसमें भी वही परिलक्षित हो रहा है कि अभी बहुत देर से जो रुझान आने हुए वो आते हुए रुके हुए हैं और कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, 6-7वें राउंड से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो जनरली इस टाइम तक हम 13वां-14वें राउंड तक पहुंच जाते हैं। क्यों हो रहा है स्लो प्रोसेस? जयराम रमेश जी का भी मैं ट्वीट का भी आपकी तरफ इशारा किया था। और जहां तक आपका सवाल जम्मू कश्मीर का है, निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स आए उम्मीद के अनुरूप आए हैं, और एक लंबे अरसे के बाद वहां के लोगों को जो उनका अधिकार था वोट देने का, वो कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल था, रुका हुआ था, अब जाके वो मिला है और उन्होंने भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। और जब आने वाला समय में जब सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का गठन होगा और सब लोग बैठ के जो वहां की प्रोसीजर विधानसभा है वहां पे बैठ के ये सब निर्णय होते हैं, तो जो भलाई के लिए होंगे वो सारे निर्णय वहां की चुनी हुई सरकार करेगी। ठीक, शिवम जी क्या कहेंगे आप दोनों ही जगहों को लेकर?
देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि जनता का जो भी जनमत आता है उसको खुले मन के साथ और पूरी सहृदयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्वीकार करता है। हमने कभी भी जनता के विवेक पर अथवा लोकतंत्र को संचालित करने वाली संस्थाओं के ऊपर आरोप नहीं लगाए। जय हो पराजय हो वो अपनी जगह है, लेकिन इन संस्थानों की जो विश्वसनीयता है वह हमारे चुनावी परिणामों से कहीं ऊपर होनी चाहिए और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी सदैव ये मानती चली आई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से देश में यह लोग एक फेक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ इन लोगों की संलिप्तता रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर देश और प्रदेशों की जनता उसको स्वीकार करने नहीं जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने, इनकी जो अलायंस पार्टनर थे उसने आर्टिकल 370 को दोबारा कहीं ना कहीं वहां रीइनिशिएट करने की बात की। कांग्रेस पार्टी उस पूरे विषय पर कोई स्टैंड नहीं ले पाई। तो जिस राजनीतिक संगठन का इतने राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े हुए गंभीर विषय पर कोई ऐसा स्टैंड नहीं है, वह लोग लोकतंत्र का अथवा उस पर्टिकुलर एक स्टेट का किस प्रकार से भला कर सकते हैं, यह एक बहुत ही विचारणीय चीज है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, हरियाणा में जिस प्रकार से पूरे चुनाव को किसानों, जवानों और पहलवानों के ऊपर केंद्रित किया गया, जबकि इन तमाम वर्गों का कल्याण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। किसानों को एमएसपी देने की बात हो, किसानों के लिए नए कानून भी लाने का प्रयास हमने किया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र पूर्वक कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पे डाला। और उसके पश्चात हरियाणा में तमाम फसलों के एमएसपी का विषय हो, जवानों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लेकर के आने की बात हो, वन रैंक वन पेंशन जैसी योजना की दिशा में आगे बढ़ने की बात हो, यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सफल हुई। पहलवानों को भी जो एक स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में निर्मित किया गया है, और स्वाभाविक तौर पर हरियाणा में सबसे ज्यादा पहलवान और खिलाड़ी वर्ग के लोग होने की वजह से उन तक सबसे ज्यादा उस चीज का लाभ पहुंचा है। तो कांग्रेस ने कोई भी सेंटिमेंट हवा में तैयार करने की कोशिश की हो, जमीन पर जो धरातल पर वास्तविकता थी उसको जनता ने पहचाना और स्वीकार किया, और वही चीजें हमें परिणामों में भी देखने को मिल रही है। हम पूरे हृदय के साथ जनमत को स्वीकार कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर वह कश्मीर में उनके जो कांग्रेस प्लस वहां पे हालांकि होना नहीं चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रयास करेगी। अगर कुछ आंकड़ा किसी भी प्रकार से वहां पे संभावना बनती, हमारी खुद के अकेले दम 30 सीटें आ रही हैं, हमें लगभग 15 सीटें चाहिए, अगर निर्दलीय अच्छी संख्या में आते हैं, अन्य कोई संगठनों के साथ गुंजाइश बन पाती है, सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वहां पे हमारे लिए स्थिति अपेक्षानुरूप नहीं भी रहती है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करें, न कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ इनका किसी प्रकार का गठजोड़ अथवा उनके जो विचार का जो असर पड़ा है। और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं, जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया, और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं, और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी काम करती है और आगे बढ़ती है। राजेंद्र जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, और सवाल यही रहेगा कि आप दोनों ही, देखिए शैलेंद्र जी को भी आपने सुना, शिवम जी को भी सुना, लेकिन अगर हम दोनों ही जगहों की बात कर रहे हैं तो अलग अलग मुद्दे दोनों जगहों पर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें तो बीजेपी की ओर से कहा गया कि हमने 370 खत्म करके एक बहुत बड़ा काम किया है जो कि जनता के हित में है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि शायद जनता को कुछ ये पसंद नहीं आया है। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर यह बताता हूँ कि वहां पर जो बहुतायत संख्या है वो ये चाहती है कि 370 आर्टिकल वो खत्म नहीं हो। वहां पर भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं खुद अभी कश्मीर के दौरे पर था, मैंने देखा कि काफी बदलाव है वहां पर। हर चीजों में देखने को मिलता है कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, वाकई में एक कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करी है कि जहाँ शांति स्थापित हो सके उस तरीके, क्योंकि वो तो ये मान के चलिए कि वो स्वर्ग है हमारे लिए। वो कश्मीर हमारा है, हमारे पास रहना चाहिए। हर देशभक्त की एक ही पहचान होती है इस तरीके से बात करने की।
परंतु चुनाव के जो नतीजे हैं वो चुनाव के नतीजे उल्टे होने का कारण यही है कि 370 जो आर्टिकल है वहां पर जो बहुतायत लोग हैं वो नहीं चाहते कि 370 आर्टिकल खत्म हो और खत्म होकर इस तरीके की वापस घाटी में ये सब चीजें लौटें। इसलिए ये सब करने के लिए ये सारा काम उस तरीके का षड्यंत्र किया है। भाजपा उसमें कामयाब नहीं हो पाई। अभी लोगों का दिल जीतने के लिए भाजपा को और अंदर गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलरली एक मुस्लिम संप्रदाय के ज्यादा लोग हैं जो भाजपा को एक तरीके से सिरे से डकारते हैं। उनका गुस्सा इस बात पर नहीं है, उनका गुस्सा भाजपा से परहेज है। मैं जो साफ तौर से आपको बता रहा हूं, यही बात के कारण से कभी भी भाजपा वहां पर आगे नहीं बढ़ पाती है, उसका सबसे बड़ा कारण। दूसरी बात आपने हरियाणा की कही है। हरियाणा के जो नतीजे हैं, जिस तरीके से मैं भी शैलजा जी को सुन रहा था और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को जिस तरीके से सुन रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाजपा काम करती है। भाजपा हमेशा ये सब चुनावों के लिए बहुत गहराई से, बहुत अध्ययन से, बहुत मैनेजमेंट से काम करती है। परंतु क्या सवाल इस बात का है कि भाजपा ही फिर से क्यों आ गई वापस? ये सवाल सबसे बड़ा है। ये सवाल इसलिए उत्पन्न होता है कि व्यवस्था दी हुई है सरकारों ने कि 5 वर्ष के अंदर चुनाव होना है, 5 वर्ष के अंदर बदलाव होना चाहिए, जो मेरा मत है। इसको देखते हुए, क्योंकि एक ही सरकार हमेशा रहती है, तो सरकारों के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की बात आती है कि अपने आप में अहंकार आ जाता है, अपने आप में घमंड आता है, और साथ में जो दूसरी पार्टियां होती है उनका मनोबल भी टूटता है। अब कांग्रेस की जितनी ताकत थी वहां पर चुनाव लड़ने की, उस ताकत को उन्होंने चुनाव से लड़ा, पर कहां पर भाजपा और कहां कांग्रेस स्टैंड कर रही है, अभी नतीजे आना बाकी है। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि अभी क्लियर मेजॉरिटी है, परंतु कहां भाजपा और कहां कांग्रेस। भाजपा जो है इस समय देश की सबसे शक्तिशाली और सबसे धनवान पार्टी है अगर देखा जाए। उसके सामने कांग्रेस क्या है? परंतु जनमत और जिस तरीके से लोगों का इकट्ठा करना है, तो एक मैनेजमेंट में तो भाजपा का मुकाबला नहीं है। भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। वो हमेशा ये सोचती है कि कब चुनाव होगा और उसको किस तरीके से हमें जीतना है और किस तरीके से हासिल करना। मैंने बताया ना, सबका उद्देश्य एक ही बचा है, राजनीति को सिरे से लगाना है। समाज और देश की चिंता अगर करना है तो वो आम नागरिक। चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार रुझानों की अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे।